This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो इसके वीडियो प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकार सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकार सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग वर्तमान में सेमेस्टर 2 की चर्चा कर रहे हैं, और सेमेस्टर 2 में हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और चाइनीज एक्यूप्रेशर दोनों में ट्रीटाइज 7 और यहाँ चरक 1, जो चरकपन कही जा रही है किताब एस्पस की, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग शेयर कर दे रहे हैं और उसको
फिर आगे हम लोग क्लास शुरू कर दे रहे हैं। हम लोग 10 द्रव्य सिद्धांत में से जो 10 द्रव्य हैं, उन द्रव्यों में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने आकाश की चर्चा किया और वायु को हम लोग कल उस पर हम लोगों ने एक लगभग 20-25 मिनट का वायु के संबंध में चर्चा किया था। अब हम उसी को वायु को ही आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब वायु क्या, हम लोगों ने कहा था कि वायु क्यों प्रबल है। वायु, अगर मन को देखें कि मन की गति जो बहुत तेज है, मन की गति के अलावा इसकी गति बहुत तेज है। मन की गति सबसे तेज है, उसके बाद वायु की गति तेज है। तो वायु इनिशिएटर है, मतलब शुरुआत करती है। ये कोई भी प्रक्रिया को शुरुआत में यही होती है। तो ये क्या है, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला वायु है। हम भी कह रहे हैं और मॉडर्न साइंस भी यही कह रही है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तभी अग्नि प्रज्वलित होती है। फिर क्या है, सभी दोषों को सुखाता है। जैसे हम लोग बारिश में हम लोग देखते हैं कि कपड़े हम लोग सुखा रहे हैं, तो हम लोग वायु और कुछ नहीं तो पंखा चला देते हैं और उसमें वायु को चला देते हैं, तो उससे कपड़े सूख जाते हैं। वैसे ही वायु सभी दोषों को सुखाता है, यानी दोषों को सुखाने का काम भी वायु का ही है। स्थूल को सूक्ष्म बनाने का काम तोड़ देता है ना बाहर। वायु कितना प्रबल होता है कि गुरु से लघु बनाता है, यानी बड़ी हो कोई चीज हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और गुरु से लघु बनाता है, छोटा बना देता है। जल को सुखाने की क्षमता है। जल को सुखाने का बताया था कि कपड़े सूखते हैं तो वायु की वजह से सूखते हैं। पार्थिव को तोड़कर गला देता है, पहाड़ों को काट देता है। देखिए ना वायु क्या है, वायु चलती है पहाड़ टूट जाते हैं। तो पार्थिव को गलाने की, तोड़कर गलाने की क्षमता भी रखता है। चिकित्सा विज्ञान में इसको हम लोग कैटेबलिज्म बोलते हैं कि ये कैटेबलिज्म, यानी वायु की वजह से ही कैटेबलिज्म की प्रक्रिया होती है। इसमें अग्नि भी काम लेती है, लेकिन वायु उसमें आवश्यक तत्व। आहार रस के निर्माण के लिए जो भोजन, सारे भोजन को जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे जाता है, तो वो प्रक्रिया वायु द्वारा संपादित की जाती है। वायु इसे भोजन पथ में आगे बढ़ाने का, क्योंकि मूवमेंट वाला भी है, इसलिए वायु इसको आगे बढ़ाने का काम भी करता है। अब जो एंजाइम, कोई भी एंजाइम है, उनको सीक्रेट करने का काम भी यही करता है कि मूवमेंट इनिशिएटर है। उसी तरह हम लोग सीमेन को भी श्रवण करेगा, लुगदी को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर धकेल देगा, लुढ़का देगा, ये काम करता है। यानी पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है वो भी वायु करता है। तो हम लोग चाहे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं, चाहे हम लोग एसोफेगस में देखते हैं, जहां भी हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वहां पर ही संशोधन तोड़कर सुखाकर वायु के द्वारा किया जाता है। चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण। फिर क्या है, शरीर के मलों का निष्कासन वायु करता है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि इनिशिएशन है और ये मूवमेंट देने का काम करता है, तो उसको बाहर निकालने का काम भी यही करता है। सभी धातुओं, उपधातुओं का निर्माण करता है, निर्माण करने में और निष्कासन करने में, और उसको वितरण माने डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम भी तो वायु के द्वारा होता है। फिर ये सब बहुत महत्वपूर्ण है कि गर्भ में, यानी गर्भावस्था में भ्रूण की आकृति तैयार करने में वायु सहायक होता है। ये जो उसका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यही अगर ये बैलेंस फॉर्म में है तो आपको बढ़िया से तैयार करेगा, उसको उसकी आकृति बढ़िया से तैयार करेगा। और यदि ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो विकृत हो जाएगा। तो अगर ये ऐसी है तो हम लोग आयुर्वेदिक, उसमें हम लोग इसको वायु पर उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वायु और आकाश पर। एक्जिमा, सोराइसिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रैशेस, नोडुलर मैनिफेस्टेशन, सब में जो भी कोई आकृति बिगड़ जाएगी तो हम लोग वायु पर भी ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि वायु स्पर्श के द्वारा। प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ये वायु की आत्मा है। यानी वायु के जो प्रकार हैं वो प्राण है, उदान है, समान है, व्यान है, अपान है। हम लोग सेमेस्टर 3 में इसको पढ़ रहे हैं। वायु प्रकृति अगर प्रकोपित हो गई, यानी बैलेंस फॉर्म में नहीं हुई, तो क्या करेगी, अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न कर दे, अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे। क्या होगा, आपका बल
वर्ण, बल माने शरीर में सौष्ठव या शरीर का जो ताकत है, शक्ति है, कलर, टेक्सचर और सुख आयुक्त जीवन। हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं सुख आयु, तो सुख आयुक्त जीवन को भी हानि पहुंचाती है, जो गर्भावस्था में गर्भ का नाश करके, इंद्रियों का विनाश करके गूंगा, बहरा, लंगड़ा इत्यादि बना देती है। एवरग्रीन, एवरग्रीन मन को प्रसन्न नहीं होने देता, और मन में क्या करेगा, अगर बैलेंस नहीं फॉर्म में है तो मन में भय, शोक, दीनता और कोई प्रलाप, कोई भी आप बोलने, कुछ भी अनशन बोल लेते हैं, वो उत्पन्न कर देता है। धरती को, वायु धरती को धारण करता है और अग्नि को जलाता है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी को धारण करने वायु है, उसी प्रकार शरीर को धारण करने वाली नाभि है। अब वहां आयुर्वेद में कहा गया है कि धरती को ये धारण भी करता है, तो जैसे ही वहां वायु है वैसे ही हमारे पास शरीर को धारण करने वाला नाभि है। तो यानी नाभि, तो जब नाभि में बैलेंस नहीं होगी तो नाभि को हम लोग वहां से करेंगे तो वायु का ट्रीटमेंट करेंगे। तो यानी जब भी नाभि कोई वायु चेंज होगी तो नाभि भी चेंज हो जाएगी। तो जैसे वो पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ सकता है वायु, वैसे ही हमारे यहाँ ये नाभि भी हमारा संतुलन बिगाड़ सकती है। तो वायु क्या है, हृदय रोग, कोई भी, अब नाभि अगर खिसक गई तो तमाम रोग हो सकते हैं। तो हम लोग हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, सारे रोग इसकी वजह से हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या CV8 है, हम लोग उसको क्या करते हैं, CV8 को सिलेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग CV8 को हम लोग उस जगह पर जहाँ नाभि का वो है वहां पर नाभि को हम लोग बैलेंस करने के लिए CV8 को चाइनीज में सिलेक्ट करते हैं। यहाँ हम लोग वायु के, यहाँ हम लोग तो राइट थंब को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर हम नाभि का ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। राइट थंब या जीरो मतलब टो में, या बिग टो, राइट बिग टो या राइट थंब। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो वात जॉइंट पर यूज करते हैं। वात जॉइंट पर हम लोग, वात जॉइंट में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वात की वायु की बात है ना, तो वात जॉइंट में 2-5 सिलेट 1-7 टोन हम लोग यूज करते हैं। तो 2 वायु है और 5 बने पृथ्वी हो गई, 1-7 आकाश हो गया और 7 हमारी दिशा हो गई। तो यानी 2-5 सिलेट 1-7 टोन ये हम लोग यूज करते हैं, चाहे हम लोग वात जॉइंट में, बिग टो में, और चाहे राइट। बादलों की सृष्टि करता, फिर वर्षा करने का काम इसी वायु का है। फिर वृक्षों को अंकुरित करने वाला वायु इनिशिएटर है। शरीर के आवरण पर मोटी गांठों का जन्मदाता वायु है। वैसे तो पृथ्वी, गांठ पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व है, पार्थिव तत्व है, लेकिन जन्म देने वाला ये है। वर्ष भर में कोई भी वर्षा हो रही है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, तो वायु ही कारण वायु है। तो उसी तरह मेंस्ट्रुएशन के लिए भी वायु उत्तरदायी है। अगर समय से नहीं आ रहा है तो वायु उत्तरदायी है। अगर समय बढ़ जा रहा है तो जो प्रजनन तंत्र और मस्तिष्क के भाग के चेतना स्रोत को मेरिडियन में वायु के बिंदुओं को उद्दीप्त करना चाहिए। यानी हम लोग वायु को, अगर नहीं समय बढ़ रहा है, नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग 2 को टोन कर सकते हैं। कहाँ पर, जहां पर हमारा आपका प्रजनन तंत्र है। तो हम लोग गोनेडल एरिया में, या तो हम लोग इसमें ओवरी वाले पॉइंट पे हम लोग कर सकते हैं, तो ओवेरियन वाले पर, तो ओवरी पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी 2 को हमको टोन करना पड़ेगा। उसमें प्रोटोकॉल नहीं बताया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके मेरिडियन पर, मेरिडियन को चेतना स्रोत कहा जा रहा है, तो उस मेरिडियन पर, यानी जहां पर हम लोग बीच में रखा है उसको ओवरी को, तो ओवेरियन जो मेरिडियन है उस पर हम लोगों को 2 को टोन करना पड़ेगा, 2 को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। फिर धातु के परिमाण निर्धारण, क्वांटिटी ऑफ टिश्यू, कितनी क्वांटिटी बन रही है, ये भी निर्धारण वायु कर रही है। इसमें भी ये सहयोगी ही है, ये उसको बैलेंस, उसको तय करता है, निर्धारित करता है। पेड़ पौधों इत्यादि का पकना मतलब अंकुरण से लेकर के और उसके विकास तक के लिए ये वायु के कारण संभव है। यानी विकास में कितना योगदान है समझ सकते हैं। तो वायु, उसी तरह वायु और काल,
वायु और काल बहुत महत्वपूर्ण हो गया। विकास रहित कार्यों करता वायु है। अगर कोई वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो ये इम्बैलेंस फॉर्म में है तो नेचुरली यही वायु उसको बिगाड़ भी सकता है। कार्य में प्रवृत्ति करने का इनिशिएशन इंटरेस्ट वायु का ही है, यानी कोई भी इनिशिएट हो रही है तो इनिशिएशन काम इसी का है। वायु की प्रचंडता बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है, यानी अगर ये बैलेंस फॉर्म में नहीं हुई तो क्या कर सकती है, सब सुनामी ला देगी, ज्वार भाटा ला देगी, सुनामी ला देगी, जलाशय आदि में को जन्म दे देगी। तो ये सब काम इसके हैं। नदियों की धाराओं को मोड़ देना और विपरीत दिशा में ले जाने का काम ही वायु है। अगर वायु बैलेंस नहीं हुई तो ये वायु जो एक सामान्य दिशा में कोई चल रहा है उसको मोड़ देगी। उसी तरह अगर नाराज हो गई यानी बैलेंस फॉर्म में नहीं हुई तो रक्त की दिशा बदल देगी, तो वहां रक्त को बाहर निकाल देगी, यानी दिशा बदल देगी और रक्त की शिराओं का फट जाएगा। यानी जो काम वहां स्क्रीन कंट्रोल कर रही थी चाइनीज में, यहाँ वायु कर रही है, वायु कंट्रोल कर रही है उसको अपने जगह पर। अगर कहीं बैलेंस फॉर्म में नहीं हुई तो ये उसको बाहर निकाल देगी रक्त को। बादलों का टकराना, घोर गर्जन, ये सब कोई आपका उन्मादी प्रवृत्ति हो जाना, तो मन तो है ही है लेकिन वायु के कारण ही है संभव है। तो डिप्रेशन भी, अगर बहुत खुशी भी है तो डिप्रेशन भी उसी कारण है। तो अगर पैशाचिक उन्माद है तो अब डिप्रेशन भी वायु के कारण ही होता है। ऋतुओं के क्रम को बिगाड़ने का काम भी, अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं हुई तो बिगाड़ देगी। महामारी हैजा फैलने में वायु सहायक होगी, वायु उत्तरदायी होगी, वही करेगी। चारों युगों का अंत करने वाले मेघ, सूर्य, अग्नि किस आदि की विशेष रूप से सृष्टि करना वायु कार्य है। ब्रह्मांड में वायु ही तय करती है कि कौन मेघ, सूर्य, अग्नि, इन सब की विशेष रूप से जो सृष्टि करना, इनको कैसे बैलेंस किया जाए वो उसका इसीलिए उसको अदिति, विश्वकर्मा सब कहा गया है। वायु के नाराज होने पर यानी बैलेंस फॉर्म में नहीं होने पर बीज, पुष्प, फल में बीज क्या होता है, आगे डेवलप नहीं होता, पुष्प और फल में परिणत नहीं होगा। उसी तरह अगर लगातार आपका किसी लेडी में लगातार गर्भपात हो रहा है तो यानी हमको क्या करना है, गर्भाशय की चेतना प्रथा हम लोग ओवरी में, यूट्रस में जहां पर हम लोग मेंटेन किया हुआ है वहां पर 2 टोन 1 सेडेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसका चेतना मेरिडियन पे वायु तत्व को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जो है मिसकैरेज हो रहा है तो हमको 2 को टोन करना पड़ेगा, 1 को सेडेट करना पड़ेगा। ये इस तरह का ये ट्रीटमेंट हम लोगों का पैटर्न डेवलप होता है। स्त्री और पुरुष जब गर्भ उत्पत्ति धारण करने में असमर्थ होते हैं तो उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर एक वर्ष के या 2 वर्ष के उपरांत भी अगर नहीं हुआ, संतान नहीं हुई तो उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं, अगर आपने कोई कंट्रासेप्टिव यूज नहीं किया। ऐसे प्रकरण में जिनके भी प्रजनन तंत्र में वायु का अभाव हो के संबंधित चेतना प्रवाह मेरिडियन में और नियंत्रक मन से संबंधित चेतना प्रवाह वायु तत्व को बढ़ाना और आकाश काल को संतुलित करना। अगर मान लीजिए नहीं हो रहा है तो यानी क्या करेंगे, वायु तत्व को बढ़ा देंगे और आकाश को घटा देंगे और काल को भी, तो 1 और 6 को घटा देंगे, 1 और 6 को घटा देंगे और 2 को बढ़ा देंगे और 2 और 8 को टोन कर देंगे और 1 और 6 को घटा देंगे। वायु की प्रगति स्पर्श और शब्दमय है, यानी शब्द हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर शब्द है तो जो वायु में ही स्पर्श है तो शब्द स्पर्श दोनों है। तो श्रवण या कोई भी हो तो स्पर्श और शब्द, यानी श्रवण की क्षमता कम हो या बहरापन होगा। देखिए स्पर्श या तो टच वाला, चाहे श्रवण की हो शब्दमय तो शब्दमय है, और या श्रवण संबंधी या स्पर्श संबंधी कोई भी बात होगी तो वायु के माध्यम से कर सकते हैं। यानी अगर स्किन में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वायु को करेंगे, और उसी तरह श्रवण की क्षमता भी कम होगी तो ये करेंगे। शरीर की महत्वपूर्ण हड्डियों के जोड़ में टेंडेंस, लिगामेंट्स में ये कैसे जोड़ की ऊर्जा होगा, जो मूवमेंट उसको देते हैं वो तो वायु के कारण है। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं कर पा रहा तो हम लोग साइनोवियल फ्लूइड की बात करते हैं ना, तो उसमें चिकनापन जो होता है, तो वही उसमें कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए घुटने में चिकनापन कम हो जाएगा तो
वो मूवमेंट में आसानी नहीं रहेगी। तो इसका इस तरफ कहते हैं कि ऐसे उपचार कैसे करेंगे, वात और कफ का एक साथ उपचार करना होगा। इसमें 1-2 माने इसमें वात बढ़ गया है, मानते हैं कि वात बढ़ गया, तो वात को घटा देंगे और 4-5 को, यानी 4 माने जल और 5 माने कफ, तो कफ लुब्रिकेशन करेगा, कफ और जल मिलकर लुब्रिकेशन का काम करेंगे। तो 1-2 सेडेट और 4-5 टून करेंगे। कहां पर करेंगे? जहां घुटना है, तो घुटने पे जो हमारी मेरिडियन जा रही है, तो जैसे फिंगर नंबर, अगर पैर में करेंगे तो फिंगर नंबर 3-4 में करेंगे। 3-4 में जहां पे घुटना आ रहा, मान लीजिए घुटना आ रहा 0-1-2, मान लीजिए 0-1-2 2 में माने जा रहा है, तो आप 2 में कर सकते हैं। तो 2 स्पाइरल कर सकते हैं, 2 वर्टिकल कर सकते हैं, 2 हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ग्रहों की उत्पत्ति और वायु गति में वायु का योगदान है। वो वहां के ब्रह्मांड की वायु की बात कर रहे हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति और गति में वायु का योगदान है। तो यानी क्षेत्र दर्शन से शरीर के रोगों की गहराई के मापन, ये वो अलग है, पॉइंट है, ये बात होगा। तो ये वायु का स्थान जो आयुर्वेद में कहा गया परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर के समतुल्य है। अदिति, इसको कहते हैं अदिति, विश्वकर्मा, इनको सब माने, परमेश्वर सब माने, अविनाशी, अव्यय, सब विशेषण दिए गए हैं। क्यों? वायु बहुत प्रबल है। ये मृत्यु, देखिए वायु सुख दुख का कारण है, सभी प्राणियों की उत्पत्ति विनाश का कारण है। मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्व रूप, सब तंत्रों करता, ये इसका नाम दिया गया है। यानी इसका महत्व दर्शाने के लिए कि इसका महत्व कितना है। अग्नि पर आ जाएंगे। उष्ण, देखिए अब उसके उसके जो है, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रुक्ष, विशद, रूप, गुण, बहुलान्या, यानी तानी, दाह, पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, कराणी। कह रहे हैं कि जिन द्रव्यों में, अब द्रव्यों की चर्चा हो रही है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, लघु है, रुक्ष है, विशद और रूप गुण की प्रधानता हो, वही आग्नेय द्रव्य है। तो अब इनके प्रयोग करने से क्या होता है? दाह, मेरे जलन पैदा हो, दाह, पाक, पका देता है, प्रभा, कांति और प्रकाश, और शरीर का वर्ण स्वच्छ होता है। तो अग्नि अगर अधिक हो गई तो ये जलन उत्पन्न कर देगी, लेकिन बैलेंस फॉर्म में होना जरूरी है। अब क्या है, वहां हम लोगों ने कहा था, आगे पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ परिवर्तन, जैसे वायु मूवमेंट के लिए बात कर रही थी, यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं है तो कहीं प्रॉब्लम है। तो ये परिवर्तन होना है क्या? दृश्यमान जगत सतत परिवर्तनशील है, यानी हमेशा पर एक रूप धारण करिए तो दूसरा रूप बदल जाइए, हर क्षण बदलना चाहिए। तो वो उसमें वो ये कालिदास की तो नहीं है, लेकिन ये इसमें ये माघ की है, शिशुपाल वध की जो है कि क्षण क्षण नवता मुपैती तदेव रूपम रमणीयताया। वो कहते हैं कि मतलब जब भी हर रूप तभी अच्छा लगता है जब उसमें क्षण क्षण परिवर्तन होता है। एक ही जैसे रूप हो कोई, वैसे ही उन्हें उसमें नवीनता हमेशा आनी चाहिए, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये उस रूप में है, लेकिन नवीनता का मतलब ये परिवर्तन। तो यानी अग्नि के प्रभाव, अग्नि क्या करता है? अग्नि का गुण देखिए, पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण। तो पाक पकाता है, क्या कहता है? परिवर्तन करता है। प्रभा, जो कांति है, चेहरे की कांति जो है, वो इसी अग्नि की वजह से है, जो सब रूपांतरित होंगे, रूपांतरण होगा। पाक, पका देगा, जैसे भोजन को पका देता है। उम्र, उम्र के साथ, जैसे कहते हैं ना कि अग्नि जो है, अग्नि आपको वो, तो अग्नि जो है अनुभव आपको दिला देती है, तो उससे हो गई। दूसरा उत्कृष्टता, नीचे प्रभाव, आपका जो चेहरे कांति आती है उसकी वजह से, और प्रकाश, और भी इसकी वजह से आ सकता है, प्रोवाइडेड कि और सब चीजें बैलेंस हो। अब अग्नि महाभूत है, तन्मात्रा भूत रूप है इसका। तो रूप माने जो, ये रूप माने जो जो हम देखते हैं। अब देखने की बात, तो इसमें हमारे, हम तो लीवर की बात आ जाएंगे, वहां भी लीवर है, याद करिए, वहां भी तो लीवर है। लीवर कहता है कि हम देखते हैं अग्नि के माध्यम से, वहां अग्नि नहीं है, वहां वहां
लीवर जो है वुड के रूप में है, लेकिन लीवर वहां पर है, यहाँ भी हम लोग लीवर में रखा हुआ रूप में 3 नंबर पे अग्नि में रखा हुआ है। तो ये तन्मात्रा इसकी इस भूत है, रूप है। भूत या तन्मात्रा जो हम कहते हैं वो रूप है, रूप में मानना पड़ेगा, रेडियंस। अब क्या है, अग्नि द्रव्य है, वो भी ये उसकी बात कह रहे हैं कि अग्नि वहां भी है, हम लोग मानते हैं इसको। अब आग्नेय द्रव्य में क्या होगा, वैशेषिक गुण क्या होंगे, उष्ण गर्म, तीक्ष्ण तेज, सूक्ष्म छोटा, लघु हल्का। इसका सेवन करेंगे तो हल्का होगा आदमी, तेज हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, रुक्ष, विशद। विशद, विशद को आप लोग पढ़िएगा, अलग से लिखा हुआ है कहीं पर, हमने भेजा हुआ है ग्रुप में। स्पष्ट रूप, आग्नेय द्रव्यों के प्रमुख कर्म क्या है, दाह, जलाना, पचाना, प्रभाव, प्रकाश। देखिए उष्ण का पढ़िए। भौतिक स्तर पर शरीर का उष्ण होने की वजह से भौतिक स्तर पर जो आपका टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है। उसी तरह पाराभौतिक में आइए, संबंधों की उष्णता, कहीं गर्मजोशी, बहुत बड़ी गर्मजोशी से मिले, ये गर्मजोशी है कंसेप्ट। तीक्ष्ण, यानी कोई भी जो शरीर के अंदर जो तीक्ष्ण होगा, जैसे एंजाइम वगैरह, एंजाइम हार्मोन वगैरह सब ये तीक्ष्ण गुण वाले हैं। तो इनको भी, इनके लिए भी, इनमें सब एक बैलेंस में अगर गर्माहट या तीक्ष्णता नहीं हुई तो बेकार हो जाते हैं। अगर कोई एंजाइम अपने फंक्शन को न कर पाए या हार्मोन का जो अपना गुण है वो न कर पाए तो तीक्ष्ण गुण खत्म हो जाएगा। पराभौतिक क्या है, तीक्ष्णता माने बुद्धि तीव्र हो जाती है, तो बुद्धि की तीव्र, ब्रिलियंस ऑफ इंटेलेक्ट, यानी बुद्धि तीव्रता, यानी जल्दी हम लोग समझ पाते हैं, बुद्धि तुरंत, शार्प, जिसको बोलते हैं बड़ा शार्प आदमी, तो शार्प ये है। सूक्ष्म क्या है, सबटल, यानी भौतिक रूप में क्या है, आपको अगर आप मोटे हैं तो आपको अग्नि तत्व को करेंगे तो आप दुबले पतले हो जाएंगे। ये भौतिक स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर है, ये बढ़ रहा है। लेकिन वहां क्या है, अंतःस्रावी जो हमारे बॉडी के अंदर है, वो इनका सिक्रेशन जो होता है, देखिए हार्मोन का या एंडोक्राइन वगैरह उनका, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्राव होता है, ये बहुत कम होते हैं लेकिन बड़े प्रभावशाली होते हैं। वही तरह ये अग्नि प्रभावशाली है लेकिन सूक्ष्म होती है। पराभौतिक स्तर पे क्या होगा, बुद्धि सूक्ष्म, यानी कहते हैं बड़ी बुद्धि मोटी है, अकल बड़ी की भैंस, तो बोलते नहीं अकल बड़ी है कि, तो अग्नि अकल जो है वो सूक्ष्म है लेकिन भैंस बड़ी, ये उसका अर्थ है। तो पराभौतिक स्तर पर बुद्धि की सूक्ष्मता करती है कि आप चीजों को जल्दी समझ पाते हैं, बारीक बारीक चीज समझ पाते हैं, ये उसका। लघु, भौतिक स्तर पर एंजाइम और हार्मोन आग्नेय द्रव्य होते हैं जिनका स्वरूप सूक्ष्म है और लघु भी है, बहुत हल्के हैं और बहुत थोड़ी कम मात्रा में है। अब ये दोनों अग्नि जो है, दोनों भौतिक और पराभौतिक स्तर पर लघु बना देती है। कैसे लघु, कोई अगर बौद्धिक रूप से आप देखें तो आपकी किसी जो चैप्टर हो उसमें बताना हो तो शॉर्ट में जो आदमी जिसका अग्नि अच्छी होगी वो तुरंत जल्दी से उसको बता देगा, बौद्धिक स्तर पर उसको समराइज कर देगा जल्दी से, ये उसका अर्थ है। भौतिक स्तर पर जो ये आग्नेय वाले तत्व हैं ये आपको जो है लाभकारी होंगे। मेद जो हमारा फैट है, फैट को नष्ट करके लाखों बना देंगे। नमक व खट्टी चीजें मेद को गला देती हैं। उष्ण अम्लीय व लवणीय आहार लाभकारी है। रुक्ष, भौतिक स्तर पर आग्नेय क्या है, रुक्षता, रूखा, जैसे वायु कर रही थी वो भी रूखा, कहते हैं रूखा, बहुत रूखा आदमी है बहुत। पराभौतिक स्तर पर क्या होगा, स्पष्ट रूखा, रुक्षता माने स्पष्ट वायुता, स्पष्ट कहने के बाद भाई देखिए ये क्लियर, ये क्लैरिटी है हमारे, ये विजन हमारा है और ये बिल्कुल क्लैरिटी है विचार में बिल्कुल स्पष्ट, ऐसा नहीं किया। विशद, पराभौतिक स्तर पर आग्नेय द्रव्य वाले सपाट और स्पष्टवादी होते हैं। पराभौतिक स्तर पर कहते हैं विशद, विशद माने व्यापक, उसी चीज का ज्ञान बहुत अधिक हो, ये विशद है, विशद ज्ञान। तो वही वही बहुत स्पष्ट है, सपाट है, बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ विजन है, ये विशद के रूप में है। भौतिक स्तर पर क्या है, विष जातीय द्रव्यों को जलाकर विशद मतलब पाक बना देगी। विशद माने साफ कर देगी, उसको जला देगी, विष जो हमारे टॉक्सिन है उनको जला देगी और गला देगी। अग्नि के सामान्य गुणों का क्या है, पर अपर दूर पास,
तो अब ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मेटाबॉलिज्म हम बोलते हैं साइंस में, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मिलकर मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। कैटाबॉलिज्म माने ब्रेक करना, एनाबॉलिज्म माने जोड़ना, ठीक है। तो दोनों को चाहे कहते हैं, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अब संयोग विभाग पृथकत्व अब क्या है, कोई भी चीज होगी तो पहले क्या होगा, पहले ब्रेक होगा, फिर वो 2-4 अणु में मिल जाएंगे और फिर कुछ चीजें बाहर निकल जाएंगी। ये जो काम अग्नि का करती है, ये क्या करती है, पहले कैटाबॉलिज्म करती है, फिर दो तत्वों को अपने आप जोड़ने काम खैर नहीं करती, लेकिन ये बाहर निकालने काम कर देती, कहती थी भाई ठीक है, पृथकत्व तो इसी के साथ है, शरीर क्या संयोग कर लिया और जो बेकार का हुआ उसको बाहर निकालने का अलग कर दिया। ये तो भौतिक स्तर पर है। पराभौतिक में क्या है, देखिए, जो प्रेम का आधार है, संयोग, प्रेम का आधार जो है ये अग्नि है। जो नारी पुरुष का जो प्रेम है उसका यही, ये प्रेम का आधार यही है। अब प्रेम दो तरह के हो सकते हैं। अग्नि तत्व का प्रेम हस्बैंड वाइफ के इस तरह के रूप में हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका के रूप में हो सकता है, ये अग्नि तत्व की वजह से। अगर अग्नि तत्व कम है तो बिखराव जल्दी होगा, अग्नि तत्व प्रबल है यानी बैलेंस फॉर्म में है तो स्त्री पुरुष में प्रेम बना रहता है। जो मतलब यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ दें कि नारी पुरुष सामान्य न होकर के, बल्कि नारी पुरुष हम लोग हस्बैंड वाइफ के रूप में संबंध बोले यही। लेकिन अगर जैसे कहें कि मदर और बेटे के बीच में, या जो है फादर और ये जो रिलेशनशिप है वो जलीय है, वो जल वाला है, वो अग्नि वाला नहीं, आग्नेय नहीं है, वो जलीय है। तो ये जो है अलगाव जो है, अगर अग्नि कम है, बैलेंस फॉर्म में नहीं है, तो अलगाव हो सकता है। संयोग क्या है, जैसे संयोग कहाँ कहाँ करता है, देखिए, अग्नि करता है जल से, करता है तो क्या बना देता है, कफ बना देता है। 4-5 मिलकर कफ बना देते हैं। तो कफ क्या होता है, जली स्पर्श मिलकर के जो पृथ्वी तत्व है उसमें चिकनापन ला देता है। नहीं तो पृथ्वी तो ढेला है, वो कह रहा है कि नहीं। तो अगर ये संयोग उस अग्नि कर लेती है तो उसको आप जो है एक फोर्स के रूप में डेवलप करती है, वो सरकाने काम करती थी कि आपको भोजन को सरकाना है, इन सब काम करती है। अब अकेले अग्नि रहेगी तो क्या करेगी, जला देगी। याद करिए, अग्नि अपने अधिकरण माने जहां निवास स्थान तू जला सकती है, उसका क्षमता रखती है, लेकिन ये जल से संयोग करती है। याद करिए, तो क्या बनाती है अग्नि, अग्नि और जल क्या बनते हैं, वो सॉरी, वहां जल और पार्थिव जल और पार्थिव जो, तब जल और पार्थिव मिलकर के आप बनाते हैं कफ। लेकिन अग्नि जो है जल के साथ संपर्क करती है, तो जल और अग्नि का दोनों का अलग अलग गुण है, ये ठंडा है, ये गर्म है, लेकिन दोनों मिलकर के एक फोर्स, जैसे गर्मा मैडम ने कहा, पित्त बना देते हैं। और पित्त बल जो है आपको कितना काम करता है, पित्त बल ही है जो आपको भोजन को पाक करता है, बढ़िया से आपको बैलेंस करता है, और वो एक गुण के रूप में है। वो रक्त भी पित्त के रूप में है, रक्त में भी तो जल है और अग्नि है, तो रक्त भी। तो ये ठीक है, तो ये बल है। अगर बैलेंस फॉर्म में दोनों नहीं हुए तो ये दोष हो जाते हैं। अग्नि, और देखिए, अग्नि वायु से निकट का संबंध है, वायु अगर नहीं हुई तो अग्नि नहीं जलेगी। अग्नि जो है जब तक वायु के संपर्क में नहीं आएगी तब तक जलेगी नहीं। अगर अब अगर हमारे स्टमक की है हीट जो है, जो HCl हम लोग कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, उसको जठराग्नि बोलते हैं आयुर्वेद में। तो अगर जठर की अग्नि नहीं हुई तो आप भूख प्यास नहीं आएगी। और यही अग्नि है जो आपको धीरे धीरे बचपन से युवावस्था, उसके बाद बड़ी अवस्था, उससे और अवस्था वृद्धावस्था, यही रहती है। तो यही अग्नि के कारण ही ये रूपांतरण होता है। अग्नि और दिशा दाह क्रिया पाक क्रिया को सुचारू रूप से नियंत्रित करते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में आपको करते हैं। अगर सामने नहीं हुआ तो यानी जो आपका मलमूत्र अपनी दिशा परिवर्तन होकर के दिशाहीन हो जाते हैं, यानी कहीं से, मतलब जैसे आपको वेंस तमाम होती, वेंस फट जाती हैं, तो वो अपनी अपनी जगह पर नहीं होती, लेकिन अग्नि और दिशा सहयोग
संयोग से बैलेंस फॉर्म रहती है। प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी इसी का कारण है। वायु के कारण जहां आपका वाक प्रवृत्ति बढ़ती है, वहां इसकी वजह से आप जल्दी ग्रहण करते हैं, ग्रहण क्षमता इसमें होती है। तो अग्नि का अगर संयोग हुआ मन और मस्तिष्क का, तो बुद्धि का विकास होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, ये और भ्रम का विनाश होगा। अगर ज्ञान बढ़ेगा तो भ्रम नष्ट होता है। ठीक है। ये अभ्यास संस्कार, तो वो कह रहे कि अभ्यास संस्कार में अगर आप लगातार एक रहेंगे तो आपको एक समय में, आप सवेरे उठते हैं तो आपको तय हो जाएगा वही में कि आपको भूख प्यास कब लगेगी। अग्नि के प्रभाव से आपको कब, अग्नि ही तय कर देगा कि आपका मेधा, आपको इसमें पढ़ना है, पढ़ाना है, ये सब करना है, तो अग्नि भी तय करेगी। तो निरंतर भूख प्यास निद्रा, ये आपको नींद भी उसी समय आ जाएगी। ये इसके रूप में भी है, मतलब सहयोगी भी है, ऐसा नहीं कि केवल यही है, लेकिन ये सहयोगी है उसमें। और संस्कार तो हम लोग बार बार बता चुके हैं कि संस्कार ये है कि केवल अभ्यास करके जब संस्कार में आपके कुछ और बौद्धिक स्तर पर और गुण हो जाए, मानसिक और बुद्धि के स्तर पर और आपके गुण अर्जित हो जाए, तो संस्कार बोलते हैं। युक्त क्या है, हम अग्नि, जो अग्नि हमारी है, जो अग्नि वाली दवाइयां हैं, उनको हम यूज भी करते हैं कहीं कि हमारा जो है, हमारा बुद्धि का विकास हो, हमारे शरीर का विकास हो, हमारा परिवर्तन, जो हमको जिस जल्दी हमारी एज, जो हमारी युवावस्था आनी है, जल्दी आ जाए, जो हम है तो शरीर मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म ठीक रहे, ताकि हम स्वस्थ अधिक रहें। तो ये मन, ये कहा गया था, शरीर के सामान्य तापक्रम को निर्धारित करता है। और संख्या परिमाप क्या है, यही संख्या, कितनी संख्या, यानी ये कह रहे हैं कि आपको कितनी उम्र के बाद आपको एक परिवर्तन करना है रूप में। आप 12 वर्ष में, 14 वर्ष में परिवर्तन पुरुष में होता है, नारी में भी 12-13 वर्ष में होता है। ये सब जो है युवावस्था आती है, तो जो परिवर्तन हो रहा है ये भी अग्नि की वजह से है। अग्नि अगर अपने आप में ठीक से बैलेंस फॉर्म में नहीं हुई तो कभी नहीं होती है। वृद्धावस्था में प्रजनन शक्ति का क्षय भी इसी कारण होता है, अग्नि कम हो जाती है, तो भूख प्यास कितनी लगेगी, ये भी इसी कारण है। तो ये सब अग्नि के परिमाप तत्व का द्योतक है। ये इसको जोड़ा गया है कि सामान्य जो गुण होते हुए कैसे। तो ये कुछ केसेस हैं, इनको आप पढ़िएगा, यहाँ पर हम लोग का अधिक वो नहीं है। अग्नि का हम लोग ने बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट देखा हुआ है, 2-3-6-8-1-4 टोन ना, 2-3-6-8-1-4 टोन याद रखिए। जहां पर अग्नि बढ़ती है तो वहां हम लोग 2-3-6-8-1-4 टोन करते हैं ना। जल महाभूत, जल महाभूत क्या है, द्रव स्निग्ध शीत शीत मंद मृदु पिछिल रस गुण बहुलान्याप्यानि, इनको आप्य बोलते हैं, आप्य तान्युप उपक्लेद स्नेह बंध विषंद मार्दव प्रहलाद कराणी, तो निम्नलिखित गुण प्रधान होते हैं, उन्हें आप्य, आप्यानि जो लिखा हुआ है ना, आप्य द्रव्य, तो आप मैंने जल, जलीय, यथा द्रव, यहाँ द्रव्य लिखा हुआ, वहां द्रव कर लीजिएगा, ये द्रव्य नहीं है, द्रव है। ठीक है। स्निग्ध शीत मंद मृदु पिछिल रस, अब देखिए रस क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस, तो रस में भी सब पहले वाले सब होंगे। इनके सेवन से शरीर में क्या होता है, गीलापन आता है, स्निग्धता चिकनापन आता है, परस्पर जोड़ना आता, बंध, बंध गुण है, विषंद है, विष को निकालना, मार्दव मृदुता, और प्रहलाद इंद्रियों की प्रसन्नता, ये इसके हैं। अब वहां जल की बात आप आइए, वहां पर कह रहे थे, अब यहाँ पर है जल ही जीवन है, अगर जल ना हो तो जीवन संभव न हो। एक तो वायु होगी तो ऑक्सीजन होगा, और जल न होगा तो आपका जीवन संभव भी नहीं होगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात कह रहे हैं कि वही वाक्य काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। काव्य कौन है, यानी जिसमें रसयुक्त हो, अच्छा लगे कि वो कहा है ना। तो जब रस उसमें होता है तो कहते हैं कि ये भाई ये बहुत बढ़िया। तो जब भी कभी कोई भी आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा मैया मैं नहीं माखन खायो, आप कुछ भी कहें तो मतलब उसमें रस आ गया आपका। मैया जरा देख तू ऊपर चले आ रहे हैं बादल,
है ना। तो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट में जब तक रस नहीं होगा तब तक, तो इस वही कहा गया कि काव्य वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक, तो अब यानी जो रस है, जब आप बोलते हैं, दो चीजें, जीवन में रस होना चाहिए, जो बात वाणी से बोले तो उसमें रस निकलना चाहिए, अदरवाइज नीरस हो जाएंगे आप। अगर आपके रस में नहीं है तो आपको अब हर हमेशा एक ही मूड में रहेंगे, नीरस मूड में रहेंगे, तो जीवन नीरस हो जाएगा। रस, जब रस होगा थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा प्रहलाद मूड, तो जल जो है तृप्ति करता है। देखिए आप बहुत बहुत चीजें इसमें गुण उनको जोड़िएगा। विषंद है, विष को बाहर निकालने का काम करता है वो, और इसमें गुण है बांधता है, जोड़ने का काम भी करता है। तो इसलिए ये क्या लिखा कि ऐसा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा माने मन का अहंकार खो करके मन का आपा खोए, और उनको शीतल लगे, दूसरों को भी शीतल लगे, शीतल गुण है ना जल का, औरों को शीतल लगे, आप शीतल हो, आप भी बड़ा कहेंगे उनसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। ये जो शीतल उनके मिलकर के मन, उसको बोलता है कि मन जुड़ा गया, मन जुड़ा गया मतलब शीतल हो गया, मन बढ़िया हो गया। ठीक है, चौथा महाभूत है, तो इसके चिकनापन है, ये सब है। तो भौतिक जगत में क्या करता है, जहां अग्नि बहुत उष्ण है, बहुत तीक्ष्ण है, वहीं इसको ये ठंडा करने का काम करता है। आपके शरीर में अग्नि भी है, जल भी है, केवल आग्नेय हो तो शरीर जलने लगे, तो ये जल क्या करता है, उसको ठंडा करता है, उसको ठंडा करके, और भौतिक स्तर पर, पराभौतिक स्तर पर क्या करेगा, जो आपका आग्नेय जो रुक्षता है, रुक्ष है ना, आग्नेय जो रुक्षता है, उसको क्या करेगा, आपके कोमल बना देगा, सॉफ्टनेस ला देगा, क्योंकि मृदु है तो सॉफ्टनेस बन जाएगा। आप जो है अपने वाणी में जब खराबे नहीं बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, हाँ भैया आके बैठ जाइए। ये जो कंसेप्ट है वो जल की वजह से है। मिट्टी, जल और मिट्टी मिलेंगे तो क्या होगा, मिट्टी तो बहुत कठोर है, उसका गुण है ढीला है, वो कठोर हो जाती है, ठोस हो जाती है, उसको पिघला देता है, और पिघला करके उसमें उसको ऐसा बना देगा चिकना, ताकि उससे कोई भी आकार डेवलप हो जाता है। याद करिए, मिट्टी और जल में मिला करके कुम्हार बनाता है ना, तो कोई जैसा घड़ा चाहे वैसे परिवर्तित कर लेता है। वही कहते हैं ना कि बच्चे भी उसी तरह है, अग्नि भी है, जल भी है। अब जल, अग्नि और मिट्टी सब कुछ है, उनमें उनको बना दिया कि ऐसा बना दिया कि ताकि वो केवल मृदुता भी रहे उनमें, और अपना थोड़ा सा स्पष्टता भी रहे, लेकिन मृदुता भी रहे। तो ये जल जोड़ता है, जल जोड़ता है, क्या होगा, तो अब ये कह रहे हैं कि उसका गीलापन वाले में, यहाँ पर आपने कोई रखा, कोई भी ठोस चीज रखी है तो उसमें जल, जली मिला, कोई मिला ना, सलाइवा ने, सलाइवा बना, सलाइवा ने दिया, सलाइवा में जल है, जल का परसेंटेज अधिक है, तो वो सलाइवा क्या कर रहा है, उसको बोरस के रूप में कन्वर्ट कर दे रहा है, उसको सरकाने में काम मदद कर रहा है। तो वो गीलापन हुआ, चिकनापन हुआ, तो वो नीचे सरकने लगा, और आगे चल के वो चल गया, ये हो गया। अब अगर जल ना हो तो आपको टेस्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि ठोस वस्तु में टेस्ट नहीं आता। जब तक जल नहीं होगा तब तक आपका टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट आने का काम भी जल करता है। अब पराभौतिक स्तर पर जल वात्सल्य, प्रेम, इसका सूचक है, वो अब जोड़ता है, रिलेशंस को जोड़ता है। दो दो मित्र हैं, अगर दोनों अग्नि आग्नेय हैं तो मित्रता नहीं होगी, तो दोनों में एक कोई जली हो जाएगा तो दोनों में मित्र हो जाएंगे। कहते हैं भैया बहुत हमसे बहुत गलती हुई, हम गलतफहमी में थे। ये जो रिलेशनशिप है वो जल का है। मदर और बच्चों के बीच में, फादर बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो दया है, प्रेम है, वात्सल्य है, स्नेह है, करुणा है, उदारता है। ये जो कंसेप्ट है ये सब जल के पॉजिटिविटी है। दया, दया, करुणा, उदारता, ये जितने भी आप सॉफ्ट विशेषण जानते हैं ये सब जल के हैं, जल के प्रतीक है। जल में जितना आग्नेय होगा तो क्रूर होगा अधिक, और उसको आपको बनाना है तो किसी भी क्रूर व्यक्ति, कोई क्रूर व्यक्ति क्या करेंगे, अगर कोई बड़ा क्रूर व्यक्ति हो तो क्या करना चाहिए हम लोगों को,
भाई मन मन में ही तो होगा ना, तो फिंगर नंबर, ये फिंगर नंबर 8 है, फिंगर नंबर 8 में मन में जाइए और क्या करेंगे, मन में इसमें फिंगर नहीं लीजिए और जल फोर्थ, या तो फोर्थ वर्टिकल या फोर्थ वर्टिकल लीजिए, फोर्थ स्पाइरल लीजिए, फोर्थ हॉरिजॉन्टल लीजिए, फोर्थ लेंगे जल। अब बढ़ाना जल है और घटाना अग्नि है, तो जल को टोन, अग्नि को सिडेट, और जल के साथ मन को भी टोन कर दीजिए, जल और मन दोनों टोन कर दीजिए। और 8 के वो, और जहां पर अग्नि है वहां के साथ 7 सिडेट कर दीजिए, दिशा हो सकता है दिशा भ्रमित हो। तो ये भी, ये इस तरह भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्रीटमेंट है ये। मन, कोई दो, कोई भी कुट्टी मिल्ली हो गई है तो मन की उंगली में 8 हॉरिजॉन्टल में मन और जल दोनों विधियों की ऊर्जा को बढ़ाकर ये आप ठीक कर सकते हैं। अगर क्रूरता हो, जन्म से क्रूरता हो, तो दाहिने अंगूठे, राइट थंब, जन्म माने राइट थंब, फिंगर नंबर 0 की स्रोत नंबर 0 0 मेरिडियन पर जल के बिंदु पर ऊर्जा बढ़ाइए और जल को बढ़ा दीजिए और अग्नि को घटा दीजिए। बस आपका ट्रीटमेंट, एक सामान्य ट्रीटमेंट संभव है। जीवा के स्तर पर ये इतना भोजन को करता है कि वो नीचे निकल लेता है, फिर सब जगह आग्नेय द्रव्य सब कुछ, सबका जल, जल ही जो आपका सरकता है, सरकने में जल सहायक होता है। फिर जल आगे चल करके विष जाति, जिसको टॉक्सिन बोलते हैं, उनको घोल करके किडनी को घोल, किडनी को जल में जो घुलनशील है उसी को बाहर निकालना है, और लीवर को, इन्हीं को सबको जल में घोलना है, और जल जो है अपने में घोल लेकर के गंदगी को बाहर निकाल देता है। ये काम जो है विषजातीय द्रव्यों को निकालने का काम करता है। हमारे शरीर में भी देखिए, हम लोग पढ़ते हैं हर जगह कि 66% से ऊपर हमारा जल है, तो 3 लीटर जल ग्रहण करना चाहिए, नॉर्मली इससे आया। जो भी आपका देखिए, जल किसी न किसी रूप में, पसीना निकलता है, स्टूल से पास होता है, यूरिन से पास होता है, त्वचा से पास होता है, नाक से निकलता है, जब आपका वो होता है, आंखों से निकलता है, कान से निकलता है, इन सब में जलीय संरचना जरूर है। जल संस्कार, यही जल संस्कार क्या करता है कि जो भी मिट्टी जैसे है उसको सौम्यता यानी मृदुता लाने का काम जो है जल का है। तो अगर जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को डेवलप संस्कार दे दी जाए, जली हो और उसके अच्छे गुण दे, तो संस्कार उसका डेवलप हो जाता है, अच्छा व्यवहार करने लगता है, आगे चल के बढ़िया विकास करता है, देश प्रदेश में नाम करता है। तो वही चीज है, तो ये बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए दोनों का। उसी तरह कफ का कहा है, फिर जल प्रेम का प्रतीक, वही फिर वही बात कह दिया। अग्नि नष्ट कर देती है, इसको यजुर्वेद में जीवन प्रकाश और प्रेम, इनको ट्रिपल एल कहा गया है इसको, जल को, ठीक है। प्रेम, मिलाप, संयोग, बंधन। जल, जलीय स्पर्श माने मदर फादर का स्पर्श है ना, भाई बहन का स्पर्श, ये जलीय स्पर्श है। और आग्नेय स्पर्श मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप। जल और काल, देखिए वो जल के काल का संबंध इन्होंने बताया कि जल के माध्यम से, जल बारिश हुई तो जल हुआ, इसलिए क्या हुआ, पृथ्वी में बीजारोपण किया, वायु ने बीजारोपण किया, तो जल का आवश्यकता हुई। काल के गर्भ में ये डेवलप हुए, यानी समय है कि 15 दिन बाद विकसित होंगे, 20 दिन बाद विकसित होंगे। अगर ये ना हो, अगर जल ना हो, तो जल, काल और वायु, इनका संपर्क नहीं हो पाएगा, तो कोई चीज पैदा नहीं हो पाएगी, इसीलिए बंजर हो जाएगी जमीन। जल के स्पर्श से और काल के संबंध से और वायु जो है उसको बीजारोपण करती है, तो इनकी वजह से है। बेस्ट देखिए, विभाजन ऋतुओं में वर्षा के काल को, वर्ष जो काल की स्थूलकाई है, विभाजन ऋतुओं में क्रम करने में ऋतु वसंत के नाम से वायु, दूसरी ग्रीष्मकाल अग्नि, और तीसरा हमारा पावस वर्षा ऋतु, इसी के माध्यम से जानी जाती है।
तो तीन हो गए ना, याद करिए। वायु वसंत वाला ऋतु, दूसरा हमारा क्या है ग्रीष्म काल अग्नि, और तीसरा पावस काल फिर वर्षा ऋतु। तो वर्षा के आगमन से प्रसन्नता आती है, और ये हम लोग फिर क्या होता है काल के संबंध में यह है कि जल ग्रहण करने के समय भी तो निश्चित हो जाता है कि जल हम कब ग्रहण करेंगे। फिर यूरिन कब पास होना, कितना पास होना चाहिए, वो भी सब बताता है काल। यहाँ पर वो भी आ गया, काल में जो समय इकाई है, वो जो संख्या परिमाप है वो भी इसी में आ गई, संख्या परिमाप भी उसी में आ गई, कितना हम करना चाहिए। यदि काल का व्यतिक्रम हो तो बच्चे निद्रा मग्न होकर बिस्तर पेशाब करते हैं, तो ऐसे में जल स्रोत पर 4 से 6 टोन करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट की बात उन्होंने कही गई थी। जल के साथ संयोग कर मैत्री, वात्सल्य, रोमांस, सौहार्द, ये विलक्षण मनुष्य में समय जल के साथ संयोग करता है, और कभी वो आपको अलग अलग मैत्री करता है, कभी वात्सल्य करता है, कभी रोमांस करता है, कभी सौहार्द करता है, ये सब है। तो अगर मैत्री भाव जल में होता है और शत्रु भाव जल के अभाव के कारण होगा, यानी अग्नि अधिक होगा। जल दिशा, जल के बारे में कहा जाता है कि जल जो है ऊपर से अगर जैसे इमारत बनी हो तो जल जहां भी स्थान पाएगा, सूक्ष्म होता है ना, जहां भी स्थान पाएगा वहां पर ये अपनी डायरेक्शन ऊपर से लेकर नीचे की ओर बहना शुरू करते हैं। इसका ऊपर से नीचे बहना है तो ये इमारतों में बहुत पाया जाता है। तो यानी उसी तरह अगर जल को दिशा आप में दिशाहीन हो गया तो वो अपने उसको ब्रेक भी कर सकता है। जैसे जल, अब उसी तरह जैसे रक्त है तो अगर दिशाहीन हो गया, वायु या कुछ अग्नि अधिक हो गई तो वो बाहर फट सकता है, तो अपना दिशाहीन हो जाता है। तो जिधर भी नॉर्मली स्थान पाता उधर ये जाने लगता है। तो इसलिए जल और दिशा को इस तरह संबंध में कहा गया है कि अगर रक्त कमजोर, रक्तवाहिनियां कमजोर हो गई, शिराएं कमजोर हो गई, तो जल बाहर जो अंदर है बाहर फट जाता है। तो ये उसका है। अब हम लोग पृथ्वी महाभूत पे आ रहे हैं। अभी समय है ना, समय है कि नहीं? आज पुनीत जी ने ज्वाइन किया, किसके पुनीत जी ने स्वयं ज्वाइन किया कि संजय गवंडे जी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। शोभा गुप्ता मैडम ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका भी स्वागत है। रीता गांधी मैडम ने ज्वाइन किया है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। पुनीत जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका भी स्वागत है। पुनीत जी अपने बारे में बता सकेंगे? शायद ये या किसी के नाम से तो ज्वाइन नहीं किया है। प्रणाम सर। प्रणाम। पुनीत जी ने ज्वाइन किया शायद किसी के नाम से कि खुद ही अपने उनमें है, क्योंकि आज पहली बार कई बार दिखा हुआ है। चलिए सर गुड इवनिंग सर, ये मेरा भी है, पी से है ना? जी जी मैडम, जी मैडम क्या नाम है? सर वो नाम तो मुझे नहीं पता, पता नहीं ये जो उन्होंने चेंज किया है कुछ बच्चों ने। अच्छा वो आप मैडम बोल रही क्या? हाँ जी सर, हाँ जी, मैं कोमल बात कर रही हूँ सर। अच्छा ठीक, हाँ समझ गया, मैं आवाज से समझ गया मैं, तो वही मैंने देखा कि हाँ, वही मैंने कहा कि बच्चों ने ज्वाइन कर, ठीक ठीक कोई बात नहीं, ज्वाइन करिए। ठीक, अब हम लोग अभी समय है कि नहीं बोलिए शोभा मैडम, समय है? संजय मैडम, संजय जी, संजय गवंडे बोलिए, आगे आगे बताएं, थोड़ा शुरू कर दें आगे तो ठीक। जी सर। ठीक चलेगा। हाँ, ये बहुत, हाँ ये सब देखिए, ये सब पढ़िएगा इसको, और जितना सुनिएगा वो भी आपको लगेगा अच्छा। देखिए तत्र द्रव्याणि गुर खर कठिन मंद स्थिर विशद सांद्र स्थूल गंध गुण बहुलानि पार्थिवानि तान्य उपचय संघात गौरव स्थैर्य कराणी। क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये जो इनमें है गुण प्रधान कौन है? पार्थिव को है गुरु, गुरु माने भारी, खर, खर खर वायु का भी है, कठिन, कठिन इन्हीं का है केवल, और किसी का नहीं है। मंद जल का भी है, ये भी मंद है, जल भी मंद है। स्थिर केवल यही है। विशद ये भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, तीनों विशद हैं। सांद्र केवल यही है, स्थूल केवल यही है, और गंध इसका अपना वो है। तो यानी इसमें गुरु जो इसके विशेष गुण है, गुरु
जो और किसी में नहीं है। गुरु कठिन, स्थिर और सांद्र और स्थूल, ये इसी के हैं और किसी के नहीं है। विशद 3 के हैं, मंद इसका है, जल का है, खर ये है, वायु है। ठीक है, तो चलिए, तो गंध गुण की प्रधानता है। माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्या, मेरी माता पृथ्वी है और मैं उसका पुत्र हूं। क्योंकि जैसे बच्चे मां की गोद में खेलते हैं, उसी में स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, आप देखिए गोद में, तो वो सब चीजें उसी तरह वही आप तो कर रहे हैं, वही हम लोग कर रहे हैं बड़े होकर के। हम पृथ्वी की गोद में पलते हैं, वनस्पति हमको माता क्या करती है, पालन पोषण करती है, दूध पिलाती है, सब सारे जो खाना खिलाती है, सब कुछ करती है, यही पृथ्वी कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी आप वनस्पतियां दे रही है, वृक्षों के माध्यम से फल दे रही है, जल दे रही है, जल भी पृथ्वी में है, जल दे रही है, वायु दे रही है, ये सब चीजें दे रही है, और उसके बावजूद हमको कहीं विकसित कर रही है इन्हीं के माध्यम से। तो उसी तरह इसीलिए पृथ्वी का स्थान जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कौन है? 2 ही चीजें हैं, एक जननी है और एक जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि माने धरती, तो धरती माता ये उसके इंपॉर्टेंस के लिए कहा गया है। ठीक है, जैसे मदर का स्थान बहुत ऊपर है, तो वैसे ही पृथ्वी का स्थान बहुत ऊपर है। जननी जन्मभूमि एक साथ रखा गया इसीलिए। और रामचरितमानस में कौशल्या माता कहती नहीं है रामचंद्र जी से, रामचंद्र जी बोलते हैं कि भाई हमको तो वन जाना है, तो ये नहीं कहते कि भाई यूं नहीं, उन्होंने कहा कि जो केवल पितु आयसु ताता तो जनि जाहु जानी बड़ माता। अगर पिता ने कहा है, केवल पिता ने आदेश दिया है, तो जनि जाओ, मत जाओ। क्यों? मैं माता हूं, मैं जानी बड़ी माता, माता को बड़ा मानते हुए मेरा आदेश है कि तुम वन न जाओ। जो केवल पितु आयुष ताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता, और जो पितु मातु कहे बन जाना। अगर माता भी वहां बैठी हुई है, माता कैकेयी, और उन्होंने भी कह दिया है, जो पितु मातु कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना। तो तुम्हारे वो जंगल जो है, जो वन जहां जा रहे हो, वो सैकड़ों अवध के समान हो। जो सौंदर्य या जो आपको सुविधा वहां मिले, उसको मानिए। तो ये माता के जो उसके रूप को दर्शाया गया है, माता का महत्व बताया गया है। तो वैसे ही पृथ्वी भी माता है, भारीपन है, खरता है, कठोरता है, स्थिर है, ठोस है, स्थूल है, ये इसके गुण है। पार्थिव द्रव्य क्या है? वृद्धि करते हैं। आप देखिए ढेला वृद्धि करते रहते हैं, संघात ठोस करते हैं। पृथ्वी कई वर्षों के अंतर में जो ढेले होते हैं, वही भूमि आप ओली होती है पहले, और धीरे धीरे करते करते ठोस हो जाती है, भारी हो जाती है। स्थिर, केवल स्थिर यही है, और जड़त्व प्रदान करने वाली है। अब वेदों में क्या कहा गया था कि वायु, अग्नि और जल, और ऊपर नीचे पृथ्वी, ऊपर आकाश, 2 ये संरक्षण प्रदान करते हैं, आधार प्रदान करते हैं। तो पृथ्वी आधार प्रदान करती है। और पृथ्वी में कौन गया था? याद करिए, इन शक्ति पृथ्वी गई थी और उसने पृथ्वी की रचना कर दिया था, इन शक्ति। तो इन शक्ति वो है पृथ्वी के रूप में। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि जो पहले के गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो गंध जहां पर है वो पार्थिव का है, लेकिन गंध में सब आ गए हैं, शब्द भी आ गया, स्पर्श भी आ गया, रूप भी, रस। तो अगर कभी आपको ट्रीटमेंट का पैटर्न आगे चल के डेवलप होगा, मिलेगा, देखने को मिलेगा, तो उसमें ये होगा, कहीं आपको लगे 0-5 टोन, तो 0-5 टोन का मतलब क्या होगा? 0 माने क्या? कम। 0 माने तम, 0 माने सृष्टि, 0 माने सृष्टि, और 5 टोन, तो 5 में तो सब आ गया, पार्थिव 5 में सब आ गया, शब्द भी आ गया, स्पर्श भी आ गया, रूप भी आ गया, रस भी आ गया, गंध भी आ गया। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब आ गया। तो यानी पृथ्वी
पूरी की पूरी संरचना आ गई, तो 05 टोन का हमेशा अर्थ ये होगा कि उसमें कोई क्रिएट कर दिया गया है, समथिंग हैज बीन क्रिएटेड, जो भी उसका एलिमेंट है वो क्रिएट हो गया है। अगर ऑर्गन है तो ऑर्गन भी क्रिएट हो गया है, अगर आपको ब्रेन्स में कोई चीज आ गई तो वो क्रिएट हो गई है। तो 05 टोन हमेशा आपको बहुत से जगहों पर मिलेगा, ठीक है। तो पार्थिव द्रव्यों में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, महाभूतों के सभी गुण कर्म सम्मिलित होते हैं और सारी तन्मात्राएं पहली में शामिल होती हैं। पार्थिव द्रव्य हम लोग को हड्डियों को हम लोगों ने जोड़ा है किससे? पार्थिव से, पार्थिव द्रव्य से जोड़ा है। वहां हम लोगों ने हड्डियों को जोड़ा है किडनी से, यहां हम लोगों ने जोड़ा है पृथ्वी तत्व से, ठीक है। जैसे हड्डियां हमारे हम लोग बोलते हैं 206 है, चाइनीज वो आयुर्वेद 300 से अधिक बात कर रहा है, लेकिन 206 हम लोग बीएचबी में पढ़ा हुआ है कि वो है। तो उसी तरह ये पार्थिव है, छोटी मोटी जो हड्डियां हैं ये पार्थिव है। मल में भी, मल तो क्या है, मल भी तो ठोस अधिक होता है, जल ही कम होता है, ठोस अधिक होता है। मल के रूप में पसीना और मूत्र जली है और मल स्टूल पार्थिव है। यूरिन और हमारा स्वेट जो है, पसीना, ये तो हमारा जो है जली है, लेकिन हमारा स्टूल पार्थिव। तो जब स्टूल की बात कभी करें तो हमेशा 5 नंबर को इस्तेमाल करें, याद करिएगा। अस्थियों में केश, बाल, रोम, नख, इन सबको अस्थियों के भाग कहा गया, पार्थिव है। तो इनको भी आप भी पूरे के शरीर का आकार जो हमारा है वो हमारा मूर्ति है, जो भी ब्रह्मांड में जैसे पृथ्वी है वैसे हमारे जो मूर्ति, हमारा जो शरीर का पूरा मूर्ति बनी हुई है, ये सब पार्थिव है, ये पृथ्वी तत्व वाले हैं। अगरकर मैडम ने ज्वाइन कर लिया, उनका स्वागत है। और मुझे लगता है सुधा पाठक मैडम ने ज्वाइन कर लिया है, सबाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी इसकी फैकल्टी है। प्रणाम सर। प्रणाम। तो हम बस दो मिनट और ले लें। बिल्कुल सर। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि अस्थि में आप देखिए, तो अस्थि में आपको सब चीजें मिल जाएंगी, अस्थि में सब मिलेगा। अस्थि में क्या मिलेगा? अस्थि में देखिए, अस्थि तो स्वयं 5 है, 5 नंबर है ना, और 5 नंबर में 1 नंबर आकाश। आकाश तो इस माने कोई भी कैविटी होगी तो उसमें कैविटी होती है, तो हड्डियों में कैविटी होती है, तो कैविटी हो गई आकाश। वायु होती है, जहां कैविटी वहां वायु तो होगी ही होगी, जहां कैविटी है वहां सूक्ष्म भी होता है तो वो जरूर होगा, तो कैविटी हो गई, वायु हो गई। आकाश, वायु, अग्नि। अग्नि अग्नि देखिए, पढ़िए परसेंटेज। अग्नि में क्या होती है? अग्नि फास्फोरस है ना, तो फास्फोरस वहां होती है अग्नि। और जल 30%, 70% जल होता है, 70% कैल्शियम और 30% जल होता है। तो 70% कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? ये कैल्शियम जो है हमारा, ये हमारा यही 5 नंबर। 5 नंबर, जब भी कैल्शियम की बात करेंगे तो 5 नंबर मानिएगा, ठीक है, ऊर्जा। और जल 4 नंबर। तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 फास्फोरस है, फास्फोरस भी उसमें होता है, फास्फोरस, कैल्शियम और जल, ये मेन होता है। तो जब भी कभी हड्डी को जोड़ना हो तो हमारे पास कौन सी चीजें होनी चाहिए? कौन तो जोड़िए, अगर हड्डी को जोड़ना हो तो 3 को टोन करना पड़ेगा। कौन सी चीज को? 3, 4 और 5। बोलिए, बताइए। हड्डी में 3, 4, 5 अधिक मात्रा में है ना। 70% तो आपका कैल्शियम है, तो यानी 5 नंबर। जल 30% जल है, 4 नंबर। फास्फोरस भी उसमें है, उसी वजह से वो आ गई, तो 3 नंबर। तो 3, 4, 5 को हमेशा टोन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब इन्हीं की वजह से वो, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा अधिक है और फास्फोरस की मात्रा अधिक है, इसलिए ये अधिक भारी होती है, अधिक स्थिर होती है, यही स्थिरता प्रदान करती है। अब अगर मान लीजिए, देवी वही बता रहे हैं कि छिद्रों के रूप में आकाश तत्व और अंदर रक्त प्रवाहित हो रहा है,
तो निर्मित रक्त, मज्जा, वायु, अग्नि का सब, वो रक्त में जली है, रक्त, मज्जा ये सब है, वायु की मात्रा भी उसमें होगी, और अग्नि अपने जल 30% जल है, तो यानी सारी चीजें उसमें है। अब ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है जिसमें जलीय अंश बढ़ जाता है। जल कितना हो जाता है? जल 30% से अधिक हो गया, तो जब 30% से अधिक होने लगा जल, तो उसकी डेंसिटी घटने लगी। डेंसिटी माने होता है वजन, भार नहीं, कहना चाहिए, अरे वजन बटा वजन डिवाइडेड बाई आयतन, तो अब ये इसको डेंसिटी बोलते हैं। अब अगर वजन आपका घटने लग जाएगा, जल बढ़ेगा तो वजन घटेगा, तो वजन घट जाएगा, आयतन वही रहेगा, तो आपका उसमें आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी। तो ये वाला हमारा होगा ऑस्टियोपोरोसिस कहलाई बीमारी। और इसी को ऑस्टियोमेलेशिया भी होती है, तो हड्डियों में वो हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, तो वो ऑस्टियोमेलेशिया कहलाती है। और ऑस्टियोफाइट कहलाती है अगर यही जल का अंश कम हो जाए, तो यही जो है आपका 70% से बढ़ने लगे ये आपका, तो ऑस्टियोपेट्रोसिस कहलाएगी। ऑस्टियोफाइट्स माने होते हैं, ऑस्टियोफाइट्स उसके सेल होते हैं, ऑस्टियो माने हड्डी, फाइट्स माने सेल, तो ऑस्टियोफाइट्स के वृद्धि के कारण ये तमाम बीमारियां होती है। तो यानी इन सबको ध्यान देना है, तो हमको उपचार उल्टा कर देना है, जैसे भी करना है। अगर हड्डी टूट गई है तो हमको 3, 4, 5 तो याद रखना है, 3, 4, 5 करना है, और उधर 2, 6 रेट कर देना है। 3, 4, 5, 7 टोन और 2, 6 रेट। 2 माने कोई हड्डी टूटने में दर्द होगा तो 2, 6 जिसके साथ मिलता है वो उसको ताकत बढ़ा देता है, तो नर्वस सिस्टम, तो 2, 6 रेट, 3, 4, 5, 7 टोन, ये हमारा एक ट्रीटमेंट हो जाता है। अब अगर हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है तो हमको जल को मात्रा घटाना है, 5 की मात्रा बढ़ानी, तो 5 कैल्शियम बढ़ाना है, 5 की मात्रा बढ़ा दीजिए, 4 की मात्रा जल की घटा दीजिए। इसी ऑस्टियोपेट्रोसिस है तो उल्टा करिए, 4 की मात्रा बढ़ा दीजिए, 5 की मात्रा घटा दीजिए। ये जो है हम लोग का, यहाँ तक हम लोग अभी पृथ्वी पर रह जाएंगे, पृथ्वी हम लोग बात करेंगे, पृथ्वी पर रुके हुए हैं, ठीक है। याद करिए, इसको पढ़िएगा दोबारा, और बढ़िया अच्छे रिलेशनशिप की बात कर रहा है ये। तो पृथ्वी के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे काल में, और फिर दिशा में, फिर मन में, और ये हम लोग का पूरा करना पड़ेगा। अब ये चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक जो है 3-4 चैप्टर हो नहीं पाएंगे, तब तक ये चलता रहेगा। तो हम लोग जो है खेमका सर को इसलिए याद रखते हैं कि उनका ऊर्जा हमको मिली हुई है, और उसकी ऊर्जा का उनका स्रोत जो है, उन्होंने इतने कम समय में इतनी अधिक लिख दिया है कि हमको अगर उसको आत्मसात कर लें तो हमें कोई थेरेपी, अधिक किसी थेरेपी को जानने की जरूरत नहीं, अन्य किसी थेरेपी की आवश्यकता ही नहीं है, अगर आप उसको पूरा आत्मसात कर लें। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वही हम लोग करें, लेकिन उसके मूल में जो आधार होना चाहिए, मूल का आधार ये होना चाहिए कि हम जन कल्याण की भावना से काम करें, तो हमारी थेरेपी अधिक सक्सेसफुल होगी, हमारी थेरेपी और हमारा ज्ञान अधिक बढ़ेगा। ये धारणा हमेशा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें, ये कभी नहीं कहा कि पैसा लेना कि नहीं लेना, इस पर तो नहीं विचार किया। मूल भावना की बात मैं कह रहा हूँ, मूल भावना होना चाहिए कि हमारा सहयोग, हम जो हमारे सामने आ रहा है वो पेशेंट है, उसको मानिए। पहले हर जगह वहां भी लिखा हुआ, एलोपैथ में लिखा हुआ कि गुरु है, वो ईश्वर है, ये सब मानते हैं कि वो ईश्वर रूप है, लेकिन ये केवल शब्दों में बोलते हैं, भावना में नहीं रहता। मन में रहना चाहिए कि वो हमसे सहायता मांगने आया है, तो हम अगर उसकी सहायता कर देंगे तो शायद हम ईश्वर का रूप, पता नहीं ईश्वर किस रूप में आया है, ये मानते हैं हम लोगों के भारतीय दर्शन में है, तो ईश्वर ना जाने किस वेश में बच्चा मिल जाए भगवान, ये सब बोलते नहीं है कि भैया पता नहीं किस वेश में भगवान मिलता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, तो तभी हम लोगों को होगा कि अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करके समाज को
उपयोगी बनाएंगे, समाज का चिकित्सा दूर मतलब रोग दूर करने की कोशिश करेंगे और खेमका सर के सपने पूरे करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं।